जय भीम दोस्तों, मैं नीरजा भारती आज बाबा साहेब का एक और भाषण आपसे साझा करने वाली हूँ। भाषण का शीर्षक है दूसरे की हवेली में घुसना बड़ी मूर्खता है, अपनी कुटिया की रक्षा करें। जिसका मतलब है गैरों के महलों में गुलामी करने से अपनी झोंपड़ी में रहकर आजाद रहना लाख गुना बेहतर है। आज हम उस भाषण के खास बिंदुओं और अहम बातें जो बाबा साहेब ने कही थी उन पर चर्चा ही करेंगे। यह भाषण जनता अखबार में 22 जनवरी 1949 में छपा था और 16 जनवरी 1949 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, जब उनके लिए और उपासिका माई साहब अम्बेडकर के स्वागत में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। नमस्कार। आज हम जरा समय में पीछे चलते हैं। जनवरी 1949, जगह है मनमाड़। वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी और हमारे पास ना जनता समाचार पत्र के 22 जनवरी 1949 के अंक की एक रिपोर्ट है। शीर्षक था दूसरे की हवेली में घुसना बड़ी मूर्खता है, अपनी कुटिया की रक्षा करें। तो इसी भाषण के कुछ अहम हिस्सों पर आज बात करेंगे। जी, जरा सोचिए, हजारों लोग मतलब औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, मुंबई, कहां से सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर और माई साहेब अम्बेडकर का स्वागत करने मनमाड़ पहुंचे थे। हाँ, पूरा शहर जय भीम के नारों से गूंज रहा था। स्टेशन, सराय सब खचाखच भरे हुए, एकदम जैसे कोई मेला लगाओ। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, राजनीतिक सभा भर नहीं थी। ये उस दौर के दलित समाज की अपने नेता के लिए जो एक गहरी आस्था थी, जो उम्मीदें थीं, उसका प्रतीक था। जैसे कि स्रोत में भी जिक्र है, एक सवर्ण पर्यवेक्षक ने भी माना कि भाई ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्छा। तो आज हम इसी भाषण के आईने में डॉक्टर अंबेडकर के उस वक्त के जो राजनीतिक सामाजिक विचार थे, उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था, देश नया नया आजाद हुआ था, संविधान बनी रहा था। ऐसे में संगठन और रणनीति पर डॉक्टर अंबेडकर का क्या नजरिया था? क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने बहुत साफ कहा कि जो अस्पृश्य समाज है वो राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है, सचेत हैं, और उनका पूरा जोर था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को मजबूत बनाए रखने पर और उसी के झंडे के नीचे एकजुट रहने पर। अच्छा। उन्होंने कहा भी, हम भले ही अल्पसंख्यक हों, पर जब संघर्ष होगा तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और एक दिलचस्प बात यह भी थी कि उन्होंने गठबंधन से पूरी तरह इनकार नहीं किया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन शर्त बहुत साफ रखी थी कि भाई गठबंधन हम उसी दल से करेंगे जिसके कार्यक्रम हमारे फेडरेशन के कार्यक्रमों से सबसे ज्यादा मेल खाते हों। चाहे कोई भी दल हो। हाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो या कोई और, मतलब प्राथमिकता अपने समुदाय के हितों की थी। ये उस समय की एक बहुत सोची समझी, आप कह सकते हैं, राजनीतिक रणनीति थी। और जो लोग संगठन छोड़कर जाने की सोचते थे, उनके लिए तो काफी सख्त चेतावनी दी थी उन्होंने। वो अपनी कुटिया की रक्षा करें वाली बात। बिल्कुल सीधा कहा, अपना घर तोड़कर दूसरों के घर में घुसना बड़ी मूर्खता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया, ब्राह्मणेतर दल का जिक्र किया, जो महाराष्ट्र में एक अहम राजनीतिक ताकत था कभी। हाँ, गैर ब्राह्मण समुदायों का। जी, कि कैसे वो कांग्रेस में शामिल होकर कमजोर पड़ गया। तो संदेश बहुत साफ था, अपनी एकता बनाए रखो, अपना संगठन मजबूत रखो। तो ये तो हुई राजनीतिक एकता की बात। इसके साथ ही उनका जो सामाजिक क्रांति का एक बड़ा सपना था, वो क्या था? और उन्होंने ये क्यों कहा कि कांग्रेस ने जो आजादी दिलाई वो अधूरी क्रांति है? हाँ, देखिए, उनका मानना था कि जो असली समाजवाद है, या कहिए किसानों और मजदूरों का राज है, वो केवल उनका दल यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ही ला सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि उनके दल में जमींदार नहीं हैं, पूंजीपति नहीं हैं, कोई ऊंचा मध्यवर्ग नहीं है, सब के सब मेहनतकश हैं, गरीब हैं। अच्छा। इसीलिए वो मानते थे कि सच्चा लोकतंत्र यही दल लाएगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट भी इस राजनीति में उनसे पीछे हैं। और वो अधूरी क्रांति वाली बात जो आपने पूछी? हाँ, तो उनका कहना था कि कांग्रेस ने सिर्फ विदेशी सत्ता को हटाया है। ये जरूरी था, लेकिन ये आधा काम है। असली क्रांति, पूरी क्रांति तब होगी जब हजारों सालों से जो समाज के सिर पर बैठा हुआ उच्च वर्ग है वो नीचे आएगा, और जो दलित समाज सदियों से दबाया गया है उसे बराबरी का स्थान मिलेगा, वो उच्च स्थान पर पहुंचेगा। ये बहुत बहुत शक्तिशाली बयान है उनका। क्रांति का पहिया अब तक केवल आधा ही घुमा है, वह पहिया हम ही घुमाएंगे। वाकई। तो इस बड़ी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर, मतलब फौरी तौर पर, किस चीज पर जोर दिया? शिक्षा पर।
हमेशा की तरह शिक्षा को वो सामाजिक उन्नति का सबसे जरूरी साधन मानते थे। जी। भाषण में उन्होंने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज का जिक्र भी किया। बताया कि वहां 2400 छात्र हैं, जिनमें से 1600 उनके समाज के हैं, और उन 1600 छात्रों पर वो सालाना 21,000 रुपए खर्च कर रहे थे। औरंगाबाद में भी ऐसा कॉलेज खोलने की उनकी योजना थी। उनका साफ मानना था कि समाज की तरक्की जो है वो बुद्धिमान और जोशीले नौजवानों पर ही निर्भर करती है। और इसके साथ साथ जाहिर है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई तो चल ही रही थी। बिल्कुल, वो वक्त ही ऐसा था, संविधान का मसौदा बन रहा था और वो खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो भाषण में उन्होंने बताया भी कि अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत का अंत जो बाद में अनुच्छेद 17 बना, उस समय ड्राफ्ट में शायद धारा 9 रही होगी। और समानता का अधिकार मतलब दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों, यहाँ तक कि मंदिरों तक सबकी बराबर पहुंच हो, और अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो उसे सजा मिले। ये सारे प्रावधान संविधान में डाले जा रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी, वो अलग निर्वाचन क्षेत्र वाली, वो तो पूरी नहीं हुई थी। इस पर उनका क्या कहना था? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, यहाँ उनका एक यथार्थवादी नजरिया सामने आता है। अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, जहां दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट दें, ये मांग तो पूरी नहीं हुई थी पूना पैक्ट के बाद। जी। लेकिन उनका कहना था कि भाई ठीक है, जो संवैधानिक अधिकार अब मिल रहे हैं उन्हें लो, उन्हें स्वीकार करो, और फिर और ज्यादा अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखो। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। उन्होंने उस सोच को खारिज किया जिसे उन्होंने कहा, पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही पहनूंगी, नहीं तो नंगी रहूंगी। तो मतलब ये कि सब कुछ एक साथ नहीं मिला तो जो मिला है उसे भी ठुकरा दो, ऐसा नहीं। जो मिला है उसे आधार बनाओ और आगे बढ़ो। ये दिखाता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में वो कितने व्यावहारिक भी थे। तो कुल मिलाकर देखें, इस भाषण से डॉक्टर अंबेडकर के 1949 के विचारों की एक साफ तस्वीर उभरती है। संगठनात्मक एकता पर जोर, बहुत सोच समझकर राजनीतिक गठबंधन करना, सामाजिक बराबरी के लिए एक पूरी क्रांति का आह्वान, और साथ ही शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों का महत्व। एकदम सही कहा आपने। और इसके साथ ही एक बात और जोड़ी उन्होंने अपने लोगों से ऊंचे नैतिक आदर्श रखने को कहा, भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखने को कहा, लेकिन एक चेतावनी भी दी कि सिर्फ कानून बन जाने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। जो उच्च वर्ण के अधिकारी हैं वो इन अधिकारों को लागू करने में अड़चन डाल सकते हैं। ये तो है। इसलिए जरूरी है कि शासन प्रशासन में जो अधिकार की जगह हैं उन पर अपने लोग पहुंचें, तभी हक असल में मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। अच्छा, तो चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में कहा था कि क्रांति का पहिया अभी आधा ही घूमा है और उसे पूरा घुमाना दलित समाज का काम है। आज़ादी के इतने सालों बाद आप क्या सोचते हैं, सामाजिक बराबरी की दिशा में वो पहिया कितना घूम पाया है और उसे पूरा घुमाने के लिए आज क्या किया जाना बाकी है? इसके साथ ही इस भाषण पर चर्चा खत्म होती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चन्ने पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मुझे नीरजा भारती आपसे इजाजत चाहते हैं। हम आपके लिए बाबा साहेब के भाषण और भाषणों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आप भी अपनी रचनाओं पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक देना होगा। इन्हें देखते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। यह आपका ही YouTube चैनल है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और हमारा WhatsApp नंबर है 9463601616। अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।